हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा डिस्कशन किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, है ना। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ो, क्या उसकी हमारे लिए क्यों हमारे लिए यूजफुल है। तो हम लोग उसके बारे में पिछले क्लास में लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे, है ना। तो आज जो हम लोग उसी के बाद आगे जो कारवां बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यहाँ डिफाइन करेंगे। तो हम लोग जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि एडिशन कंपाउंड जो हमारे पास था वो 2 प्रकार के थे। वो थे आपके पास डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन डाल चुके हैं, बहुत सारे इंट्रोडक्शन के बारे में कल पिछले क्लास में डाले थे। तो थोड़ा सा हम लोग आज डबल साल्ट को देख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, डबल साल्ट क्या है, तब देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग गौर से देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन कर दे, हालांकि डबल साल्ट का डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, ज़्यादा अधिकतर चांस होती है कि डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफिनेशन ये डिफरेंस पूछता है। तो थोड़ा सा हम लोग डबल साल्ट को देख लें। डबल साल्ट द्विलवण और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, चलो उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, को अगर मिक्स किया जाए 24 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, तो अब आपके पास दोनों मिल जाते थे, एडिशन कर जाते थे और एडिशन करके बनाता था K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊंगा। ये न्यूट्रल कंपाउंड था, दोनों ऐड कर गया, ऐड करके जब दोनों को मैंने मिलाया तो ये कंपाउंड बन गया सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज में। एक साल्ट यहाँ पर, 2 साल्ट मिलके ये जो साल्ट बना हुआ है, एक साल्ट और दूसरा साल्ट, 2 साल्ट मिले, इसका नाम डबल साल्ट पड़ा। तो लेकिन डबल साल्ट हम लोग कहेंगे किसको? एडिशन कंपाउंड है, समझने की कोशिश करना। ये जो आपके पास डबल साल्ट है, डबल साल्ट किसको बोलेंगे हम लोग? आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे चलो मैं इसी को डिफाइन कर रहा हूँ। आप पोटासियम सल्फेट यहाँ लिए हो, एल्युमिनियम सल्फेट लिए हो, कितना लिए हो? 1 मोल इसका है, 2 मोल, 1 मोल इसका है। मोल मैंने कैसे पढ़ा? इसका जो कॉफिशिएंट होता है तो उसको हम लोग मोल पढ़ते हैं, वॉल्यूम भी पढ़ सकते हो। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो कॉफिशिएंट 2 कहते हैं हम लोग, यहाँ 2 रहता तो कॉफिशिएंट 2 कहते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 रहता तो कॉफिशिएंट 3 होता, यहाँ 3 होता। लेकिन यहाँ पर 1 है, लगता है कि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। इक्विमोलर, समान मोल में अगर 2 या 2 से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड को उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। जब मिलाओगे तो मिलाने से आपको जो सॉलिड स्टेट में कुछ कंपाउंड बनेंगे उसको हम लोग डबल साल्ट बोलेंगे। ओके बाबू। और डबल साल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, खासियत क्या होती है कि अगर इसे वाटर में डाल दो तो ये डबल साल्ट बना। डबल साल्ट को अगर वाटर में डालोगे तो डालने पर जितने भी इसमें आयन टूटने की पॉसिबिलिटी थी वो सॉल्यूशन फेज में सब में टूट जाएगा। सॉल्यूशन वाटर में डालोगे तो इस दोनों को बनाया तो ये सॉलिड स्टेट में बना। अब इसको अगर वाटर में डाल दोगे तो टूटने की संभावना है पोटासियम के प्लस, नंबर 2 है। दूसरा जो आयन मिलेगा
सल्फेट का SO4 2 माइनस आयन है ना। तीसरा जो मिलेंगे एल्युमिनियम का मिलेगा Al3 प्लस, सल्फेट को मैं यहाँ लिख चुका हूँ 3 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर 4 नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे। और वाटर मॉलिक्यूल तो टोटल वाटर में ही रहेंगे। तो डबल साल्ट हम लोग किसको बोलेंगे? डबल साल्ट इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्विमोलर न्यूट्रल आयन को, न्यूट्रल कंपाउंड को मिलाने पर बनती है। और जब वाटर में उसको डाला जाए तो अपने सभी आयन को लिबरेट करती है। इसका मतलब ये हुआ, आयन में डिसोसिएट करने का मतलब ये हुआ एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है। और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे? आयनिक बॉन्ड मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हुआ? इक्विमोलर न्यूट्रल कंपाउंड से मिलके बनेगा। एक निष्कर्ष निकला हमारे पास। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास? वाटर में डालने पर ये अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाती है ना। दूसरा हमारे पास क्लू मिला। तीसरा क्लू क्या मिला हमारे पास? हमारे पास क्लू ये मिला कि जब वाटर में डालेंगे जो सभी आयन ये उत्पन्न करेंगे, आयन उत्पन्न करने का मतलब ये हुआ ये आयनिक कंपाउंड है, दैट मीन्स इसमें आयनिक बॉन्ड मिलेगा, है ना। तो हम लोग डबल साल्ट को डिफाइन कर दूं। डबल साल्ट को मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगा। इट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके बाबू, कैसे बनेगा? फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इक्विमोलर, बराबर मोल में होना चाहिए, इक्विमोलर proportion of 2 or more neutral compounds ओके। मैंने लिखा इट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या है बाबू? ये एक मॉलिक्यूलर यौगिक है, आणविक यौगिक है। फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, जो मिलाने पर बनेगी किसके? इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ 2 और मोर न्यूट्रल कंपाउंड्स, जो कि बराबर मात्रा में, बराबर मोल में 2 या 2 से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड के मिलाने से बनेंगे, है ना। हिंदी वाले बच्चों आप तेजी से लिखोगे बाबू, डिफाइन करोगे। यह आणविक यौगिक होती है जो समान मोल में 2 या 2 से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड को मिलाने पर बनती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बाबू। इट रिलीजेज all constituent ions, कहाँ बाबू? into the water। जो आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड था, अगर उसे वाटर में डाल दो तो जिस चीज़ से मिलके बना हुआ था उन सभी आयन में क्या हो जाएंगे? लिबरेट कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इस प्रकार के कंपाउंड, इस प्रकार के जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम किस प्रकार के कंसिडर करेंगे? आयनिक कंपाउंड में। और आयनिक कंपाउंड में किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे आपको बाबू? आयनिक बॉन्ड मिलते हैं ना। दैट इज इट इज आयनिक
कंपाउंड, और कौन सा बॉन्ड मिलेगा बाबू, एंड कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, आयनिक। ओके बाबू, इसमें किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे बच्चों, आयनिक बॉन्ड मिलेंगे। हिंदी वाले बच्चों यू रेडी, लिखोगे यह मतलब कौन, डबल साल्ट है ना, या वाटर में, यह वाटर में सभी नियत आयन, नियत आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। नियत आयन कहने का मतलब ये हुआ जिस चीज़ से वो बना हुआ था उस सभी चीज़ में वो टूट जाएंगे, है ना। हाँ, मैंने लिखा यह वाटर में सभी नियत आयन को उत्पन्न करती है, नियत आयन को उत्पन्न करती है, अर्थात यह आयनिक कंपाउंड, अर्थात यह आयनिक कंपाउंड होते हैं एवं किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे बाबू, एवं आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक आबंध, है ना, एवं आयनिक बॉन्ड पाई जाती है। चलो मैं कुछ एग्जांपल दूं। एग्जांपल में पोटासियम सल्फेट डॉट एल्युमिनियम सल्फेट 24 मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, है ना। हालांकि मैंने इसको गलत भाषा में पढ़ना इस प्रकार से चाहिए। देखो सल्फेट कॉमन है सब में, है ना, तो एक सल्फेट को हिडन कर देंगे हम लोग। कैसे पढ़ेंगे बाबू, लिखा हुआ है आपके पास पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, लेकिन ये पढ़ने के अंदाज गलत है। हम लोग पढ़ेंगे इसको पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। इसको पढ़ते हैं पोटास एलम, जिसका नाम है पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, फिटकरी शेविंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसी को मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में लिख दूं। चलो सभी से 2 कॉमन ले लो, है ना, सभी में 2 लगा हुआ है, इसमें भी देखो 2 है, और सल्फेट कितने हैं, 4 है, 4 में से 2 लेंगे 2 बच जाएगा, है ना। एल्युमिनियम 2 है, उनमें से 2 लेंगे तो 1 बच जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं के LSO4, 4 सल्फेट था, उनमें से 2 कॉमन ले, बच गया 2, और ये कितने 2 सब में कॉमन ले रहे हैं बाबू, तो बचेगा आपके पास 12H2, है ना। तो अगर फिटकरी का फार्मूला, पोटास एलम का फार्मूला ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत करना, ये मत बोल देना कि सर गलत लिखा हुआ। नहीं बाबू, सही लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ, सिर्फ अंतर यही है कि जो सल्फेट आपने यहाँ पे, सॉरी यहाँ जो 2 कॉमन था उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ऐसा हो गया KLSO4 का होल टू 12H2, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटास एलम, या तो ऐसा बोलो या तो ऐसा बोलो, डबल साल्ट है। दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर यहाँ पे जहाँ एल्युमिनियम थी यहाँ पे क्रोमियम रख दूँ, ट्रिक समझना बाबू, अगर यहाँ पे क्रोमियम रख दूँ तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रोम एलम, है ना। पोटासियम सल्फेट डॉट क्रोमियम सल्फेट 24H2, डबल साल्ट है, एक साल्ट 2 साल्ट है, तो इसका नाम होगा, अगर यह एल्युमिनियम था तो हो गया हमारे पास पोटास एलम। अब इसके यहाँ पे कौन है बाबू, क्रोमियम है, नाम देने से क्रोम एलम, क्रोम एलम।
आप इसे भी ऐसा लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो जैसा वहाँ पर लिखा हुआ KCrSO4 का होल टू 12H2 है ना। दोनों क्या है बाबू, क्रोमेलम है। अगला एग्जाम्पल कार्नालाइट, पोटासियम क्लोराइड डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O है ना। कैसे पढ़ेंगे बाबू इसको हम लोग, इसमें क्लोरीन दोनों में कॉमन है, पोटासियम मैग्नीशियम क्लोराइड है ना डॉट 6H2O। इसको पढ़ते कार्नालाइट, CARNALLIT कार्नालाइट। कार्नालाइट किस प्रकार के कंपाउंड है, डबल साल्ट है, एक साल्ट 2 साल्ट है। अगला एग्जाम्पल फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH3 का होल टू NH4, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ओके बाबू, देखो फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट दोनों में कॉमन है। इसको पढ़ते हैं मोहर साल्ट। देखना बाबू, पूछता है ये सब क्वेश्चन। ये सारे डबल साल्ट हैं, और डबल साल्ट हैं आप देख सकते हैं, इसके एक मोल है, इसके एक दूसरा 2 मोल, एक मोल, तो दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गया। जितने भी आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सारे क्या डबल साल्ट है। और डबल साल्ट का प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे वाटर में डाल दो तो डालने पर वो सारे आयन को लिबरेट कर देगा। इसे वाटर में डालोगे पोटासियम अलग हो जाएंगे, सल्फेट अलग हो जाएंगे, एल्युमिनियम आयन अलग हो जाएंगे। इसको वाटर में डालोगे पोटासियम अलग हो जाएगा, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, और ये क्रोमियम आयन अलग हो जाएंगे। इसको वाटर में डालोगे पोटासियम K+ आयन, Cl- आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, Cl- आयन, सारे वाटर में अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसका भी होगा, चूँकि ये आयन को लिबरेट कर देती है, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड के नाम से भी जानेंगे। ओके, तो इसको देखने के बाद अब जो हमारी अगला स्टेप होगा वो हमारे टॉपिक चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट देख चुके हैं। तो बच्चों आप लोग इसे जल्दी से क्या करोगे, नोट कर लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया, लिख लिए होंगे, सबके नीचे में नाम लिखा हुआ है। अगला है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर पूछे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। किसको बोलेंगे लोग, डिफाइन करना पड़ेगा। चलो डिफाइन कर रहा हूं मैं। देखो, जो हम लोग पिछले क्लास में एग्जांपल लिए थे उसी पर बात करते हैं हम लोग। जैसे फेरस साइनाइड और पोटासियम साइनाइड, इस दोनों को मिलाया गया था। मिलाने पर बना था KFeCN का होल 6। बैलेंस करने पर 6 से ये आएंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक चीज़ तो क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर देखो, इसके 1 मोल है, ऑफिशिएंट 1 है। इसके कितने बाबू यहाँ पर है, सॉरी, इसके यहाँ पर कितने 4 मोल हैं। दैट मीन्स इक्विमोलर नहीं होगा। हालांकि कहीं कहीं इक्विमोलर भी हो जाती है, लेकिन जनरली इक्विमोलर नहीं होते हैं। तो इक्विमोलर कंपाउंड, इक्विमोलर न्यूट्रल कंपाउंड या फिर इक्विमोलर नहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। जनरली इस प्रकार के कंपाउंड जो बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं, उसमें वो इक्विमोलर कंपाउंड को हम लोग मिलाकर नहीं बना सकते। कहीं कहीं इक्विमोलर भी मिल जाता है, लेकिन जनरली इक्विमोलर नहीं होते हैं। दूसरी खासियत, इस प्रकार की कंपाउंड की बातें, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर दूं, अगर फेरस साइनाइड अगर शुद्ध अवस्था में जब नहीं मिलाया गया था, अगर इसको पानी में डाला जाए तो टूट कर आपको देगा Fe2+ आयन और Cn- आयन
जब इसे पानी में डाला जाए, जब मिलाया नहीं गया था, शुद्ध अवस्था में थी, तब ये टूट कर देंगे K+ आयन और Cn- आयन, है ना। लेकिन जब इस दोनों को मिलने से जब हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, जब इसे पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, क्योंकि तो कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको वाटर सॉल्वेंट चाहिए, हम लोग उसे हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, वाटर सॉल्वेंट में किसी कंपाउंड को हम लोग तोड़ते हैं, डालोगे, और डालने के बाद ये जो पोटासियम K+ आयन है ना, देखो इसकी वैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है, नंबर कितने हैं बाबू, 4 हैं, और ये पूरा टूट कर एक कंपाउंड बनाती है, आयन बनाती है FeCN6। देखो इसका बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ था, पोटासियम का बैलेंस 1, मैंने +1 लिखा, और इस पूरे का बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ यहाँ बाबू 4। ओके, पहले कैटायन लिखते हैं तब एनायन लिखते हैं, एनायन की संख्या कितनी हो गई 4-। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लिया रहे होंगे, जब ये फ्री स्टेट में था, शुद्ध फॉर्म में था, डालते थे ये सारे आयन मिलता था, लेकिन जब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गई तो अब ये जिस आयन से बना हुआ था उस सारे आयन को ये सेपरेट नहीं कर रहा, लिबरेट नहीं कर रहा है। पोटासियम आयन को तो लिबरेट कर दिया, Fe+3 आयन जो था वो देखो यहाँ लिबरेट नहीं हुआ, Cn- आयन जो था वो लिबरेट नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स के रूप में हो गया, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिफिनेशन क्या हो गया कि अगर इसे वाटर में डाला जाए तो अपने सभी कंस्टेंट आयन को वाटर सॉल्वेंट में लिबरेट नहीं करेगा, है ना। इसके बाद जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे जो आयरन है बाबू, ये आयरन जो 6 Cn से जुड़ा हुआ, इस प्रकार से Cn- आयन से 6 Cn- आयन है, Cn- 1 2 3 4 5 6, है ना। कि इसके साथ किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्लियर हो गया, पहला क्लियरेंस ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहचानने के लिए मैंने कल बताया था, जनरली इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो है नहीं टूटता है, वो पूरे एक साथ निकल जाती है ना। जनरली इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं बने होते हैं, वाटर में डालने पर अपने सभी आयन को लिबरेट नहीं करती है, और इसमें क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल है वो मेटल अपने जो चारों तरफ से घिरने वाले एलिमेंट्स, इसको लिगेंड के नाम से जानेंगे, बताएंगे, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी होती है। इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। उसमें कैसा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, और इसमें कैसा बॉन्ड है बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाया जाता है, इस प्रकार के एरो से दिखाया जाता है। मैं क्लियर करूंगा, चिंता नहीं करोगे, है ना। चलो डिफाइन करो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, है ना, formed by mixing of equimolar or not equimolar, formed by mixing of equimolar और नॉट, दोनों हो सकता है, या समान रेशियो में हो सकती है या असमान रेशियो में हो सकते हैं। इक्विमोलर और नॉट न्यूट्रल कंपाउंड, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, यह आणविक यौगिक, दो या दो से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड को समान या असमान मोल के अनुपात में मिलाने पर बनती है। It is a molecular compound formed by mixing of equimolar or not। थोड़ा सा सुधार कर लोगे, सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर हो गया,
from a mixing of equimolar or not two or more neutral compounds. न्यूट्रल गलतियां हो जाती है, गलतियां करना हम इंसानों की एक फितरत होती है, सुधार कर लोगे बाबू। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट डज नॉट रिलीज all constituent ions into water solvent. ओके बाबू, मैंने लिखा इट डज नॉट रिलीज, यह उत्पन्न नहीं करता है ऑल कंस्टिट्यूएंट आयन, जिस आयन से वो बना हुआ तो वो सारे आयन को उत्पन्न नहीं करती है। कहाँ पे? वाटर सॉल्वेंट में। ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस, हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, या वाटर सॉल्वेंट में, वाटर सॉल्वेंट मतलब जल विलायक, या वाटर सॉल्वेंट में क्या लिखा हुआ है, सभी आयन को उत्पन्न नहीं करती है, सभी आयन को उत्पन्न नहीं करती है। ओके, और इसमें किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे। ओके बाबू, सच कंपाउंड कंटेन्स कैसा बॉन्ड बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे बाबू, इस प्रकार के कंपाउंड में, इस प्रकार के कंपाउंड में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रैकेट में उपसंयोजक आबंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रैकेट में उपसंयोजक आबंध पाई जाती है। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे। चलो कुछ एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है फेरस साइनाइड, फेरस साइनाइड था और पोटासियम साइनाइड था। ओके बाबू, दोनों को मिला दो, मिलाओगे बनेगा K4 Fe, हम लोग सब कुछ देखेंगे, CN6 बैलेंस करोगे इसके 6। समझो बाबू, जब ये प्योर स्टेट में था, इसे जब वाटर में डालोगे टूटता तो Fe2+ बनाती, और ये देखो इसके बैलेंस यहाँ पड़ा है, और Cn ऐसे बनता है, Cn- आयन है ना। नंबर कितने? 2 है। जब इसे ये प्योर स्टेट में था, अगर वाटर में डालता तो टूटता ये K+ और Cn- है ना। लेकिन जब इस दोनों को मिलाया गया तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना ये है ना, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड अगर वाटर में डालोगे, समझना बाबू, देखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो सारे टूटकर एक साथ अलग हो जाएंगे, और उसके बाहर जो लिखा हुआ है वो टूटकर एक साथ बाहर हो जाएंगे, है ना। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे, वो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो पहले जब हम लोग कंपाउंड लिखते हैं, पहले कैटायन को लिखते हैं तब एनायन को लिखते हैं। इसका मतलब ये कैटायन है, कैटायन, और ये जो बाबू आपके पास कौन है? एनायन है। कहीं जब भी हम लोग कंपाउंड लिखते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के पहले कैटायन को लिखा जाता है तब एनायन को। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले कैटायन है तब एनायन, तब तो टूटकर पहले कैटायन अलग हुआ ना, एनायन अलग हुआ। यहाँ पे देख लो, पहले कैटायन तब एनायन है। तो जब ये टूटेंगे तो पोटासियम वैलेंसी यहाँ पड़ा हुआ है 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, K+ आयन, और नंबर कितने हैं बाबू इसके? 4 है, और ये पूरा टूट कर एक अलग हो जाएगा,
जिसका FeCN का होल 6, ओके। इसकी वैलेंसी कहाँ पड़ा हुआ है? तो यहाँ 4 है, 4 जो वैलेंसी यहाँ 4 माइनस आयन होगा, देखो टूट के अलग हो गया। लेकिन जो पहले आयन लिबरेट कर रहा था अब वो यहाँ पर आयन लिबरेट नहीं हो रहा है। पोटासियम तो मिला लेकिन Fe2+ आयन नहीं मिला हमारे पास, Cn- आयन नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर टूटकर एक बड़ी सी आयन के रूप में हमको यहाँ पर मिल गया जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में था। इस ऐसे कंपाउंड को नाम देंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वाटर में अपने सभी कंस्टेंट आयन को लिबरेट नहीं करती है। देखो मैं यहाँ लिखा था अभी जस्ट इसके पहले कि वाटर सॉल्वेंट में सभी कंस्टेंट आयन को लिबरेट नहीं करती है। जिस आयन से बना हुआ था उन सारे आयन को यहाँ पर लिबरेट नहीं करती है। हम लोग ऐसे कंपाउंड को नाम क्या देंगे बाबू? हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस प्रकार के कंपाउंड में किस प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलती है। जरा मैं देखूं, जब इसकी मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, स्ट्रक्चर, तो ये जब आपके पास आयरन है, इस आयरन के साथ 6 तो Cn- जुड़ा हुआ है। एक Cn- ये हुआ, दूसरा Cn- ये हुआ, तीसरा Cn- 4, 5 और ये आपके पास क्या है? 6 है ना। जो ये Cn है उस अपने मेटल के साथ, आयरन के साथ इस प्रकार से एरो वाले के साथ इस प्रकार से एक स्पेशल बॉन्ड है। इस प्रकार से बाबू, इस प्रकार से इस बॉन्ड को नाम कहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितनी संख्या में मिलेंगे? 6 की संख्या में मिलेंगे। ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको हम लोग उपसहसंयोजक आबंध के नाम से जानेंगे। इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देंगे बाबू? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में जानेंगे। ओके, तो बच्चों आप लोग क्या करोगे बाबू? इसको लिख लोगे। स्ट्रक्चर है ये STRUCT और स्ट्रक्चर किसका? हमने इसको देखा यहाँ पे, है ना। जल्द से करोगे बाबू। कर लिया होंगे। देखो दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको जो मेटल मिलेगा, देख सकते हैं मेटल जो यहाँ पर है, यहाँ पे आयरन मेटल है, कहीं पे कोबाल्ट हो सकता है, कहीं कॉपर हो सकता है, कहीं पे आपको निकेल हो सकता है, जो भी हो। जनरली इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने में जो आपको मेटल इस्तेमाल होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपके पास इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल मिलेंगे आपके पास। ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक 10 ग्रुप मिलेगा आपको यहाँ पास। और इसके यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा बाबू? आपको F ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा। तो जनरली आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में D ब्लॉक के ही एलिमेंट भाग लेते हैं। और D ब्लॉक के एलिमेंट को एक स्पेशल नाम से जानते हैं, हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूँ, सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। हम लोग डिटेल्स में कहाँ पढ़ेंगे? डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। जैसे कि जिंक कैडमियम मरकरी है, जिंक कैडमियम मरकरी, वो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन उसको लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? हम लोग वहाँ पर डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूँ सेकेंड पॉइंट में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्यों डिस्कस करेंगे? ठीक, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ कहना है इसमें। थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण वो क्या करते हैं? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू। जनरली, मैं जनरली लिख रहा हूँ, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये लिखना गलत है। सभी एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन नहीं कर सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड in coordination
इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बाबू, लिखोगे बाबू, सामान्यतः डी ब्लॉक क्या लिखा बाबू, देखो डी ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में संक्रमण तत्व है ना, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में संक्रमण तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में सहायक होती है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आपको मिलेगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था K4 Fe का होल 6। ओके बाबू, जैसे K3 Fe का होल 6, जैसे FeCO का होल 4। ओके, जैसे CrCO का होल 6, जैसे CO कोबाल्ट CONH3, सबका नाम पढ़ेंगे हम लोग। ओके, देख लो बाबू, यहाँ पे अभी आपके पास जितना भी यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो आपके पास जो एलिमेंट धातु हैं, मेटल हैं, वो कहाँ के हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट है। आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोबाल्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हैं, लेकिन वहाँ पे डी ब्लॉक इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ के, जैसे एक्सेप्शन कहाँ पे मिलेगा बाबू? जैसे कि मैंने कहा था क्लोरोफिल को बनाने में मैग्नीशियम एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम धातु होते हैं, और मैग्नीशियम आपके पास S ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होती है बाबू? मैग्नीशियम मेटल इन्वॉल्व, मैग्नीशियम धातु इन्वॉल्व होती है। जैसे आपके पास K3Al C2O4 का होल 3 है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सबका नाम मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो अल्युमिनियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो कहाँ पर बाबू? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में पाई जाती है। दैट मीन्स कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जहाँ की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनेंगे, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने में डी ब्लॉक के एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि कभी एस ब्लॉक के भी हो सकते हैं, कभी पी ब्लॉक भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं बाबू? डी ब्लॉक की एलिमेंट इन्वॉल्व होती है। तो मैंने इसको एक्सेप्शन लिख दिया। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और ये जो आपके पास यहाँ पर कौन सी है बाबू? एल्युमिनियम है आपके पास, आप देख सकते हैं एल्युमिनियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है। ओके बाबू, फटाफट लिख लोगे इसको, जल्दी से नोट कर लोगे बाबू। दैट मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कई प्रकार के मिल सकते हैं। आप देखो यहाँ मिल गया होगा, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कैटायन के बाद है। यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ये इस एनायन के पहले हैं, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट कुछ अंदर या बाहर लिखा हुआ ही नहीं है। तो तीन प्रकार के मिल सकते हैं, ये कैटायनिक होगा, ये एनायनिक होगा, ये न्यूट्रल होगा। कैटायनिक, न्यूट्रल, एनायनिक वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग क्या देख लें कि दोनों में अंतर क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल साल्ट में अंतर क्या है, ये आपसे पूछने की संभावना बन जाती है ना। डिफरेंस बिटवीन
एक्सेप्शन मतलब अपवाद होती है, जो आपके पास एक्सेप्शन लिखा हुआ है उसे हम लोग अपवाद कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन, तेजी से बाबू, डिफरेंस बिटवीन, मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग लिख लोगे बाबू हिंदी में, द्विलवण एवं उपसहसंयोजक यौगिक, द्विलवण एवं उपसहसंयोजक यौगिक में अंतर एक तरफ लिखोगे डबल साल्ट द्विलवण, और दूसरे तरफ क्या लिखोगे बाबू, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको बच्चों आप तैयार कर लोगे बाबू, दोनों में अंतर आपको पूछने की संभावना बढ़ जाती है। पहला पॉइंट क्या कहेंगे इसको हम लोग, जो डिफाइन किए थे कि इक्विमोलर न्यूट्रल कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, और ये इक्विमोलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट लिख दो, कंसिस्ट ऑफ इक्विमोलर proportion of 2 or more neutral compounds। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे, या दो या दो से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड मतलब न्यूट्रल कंपाउंड, या दो से अधिक न्यूट्रल कंपाउंड के समान मोल को मिलाने पर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ मतलब इट कंसिस्ट ऑफ, ओके, कंसिस्ट ऑफ इक्विमोलर और नॉट 2 or more न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये समान या असमान मोल से बने होते हैं। ओके बाबू, लिख लोगे, या दो या दो से अधिक समान या असमान न्यूट्रल कंपाउंड के कंपाउंड के मोल से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी आयन को लिबरेट करेगा वाटर में, और ये सभी कांस्टेंट आयन को लिबरेट नहीं करेगा। इट रिलीजेज ऑल कांस्टेंट आयंस, कहाँ पे बाबू, इन वाटर में डालोगे तो सभी आयन को लिबरेट करेगा। देखोगे, या जल में सभी आयन को
सभी आयन को उत्पन्न करती है ना। और ये करेगा क्या, नहीं ना, इट डज नॉट रिलीज, it does not release all constituent ions in water solvent, देखो बाबू ठीक इसका उल्टा था ना। यह जल में सभी आयन को उत्पन्न नहीं करती है, यह जल में सभी आयन को उत्पन्न नहीं करती है। ये किस नेचर के थे, आयनिक नेचर के। और इसमें किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे, है ना। इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड मिलेगा। और इसमें किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे, it contains coordinate bond, है ना। लिखना बाबू, यह आयनिक आबंध रखती है, यह आयनिक आबंध रखती है। इसमें चलोगे बाबू, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रैकेट में उपसहसंयोजक आबंध रखती है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसा अभी मैंने बताया था, फिटकरी, पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O मैंने लिखा हूँ, पढ़ना ऐसा नहीं है। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटास एलम, क्रोमेलम था, है ना, कार्नालाइड था, मोरसाल था, जितने भी हैं आप कम से कम एक एग्जांपल जरूर लिख लेना। पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6H2O, क्या पढ़ेंगे बाबू इसको, कार्नालाइड, क्या पढ़ेंगे बाबू, कार्नालाइड पढ़ेंगे, डबल साल्ट है। इसमें आ जाओ, बहुत सारे एग्जांपल इसमें मिलेंगे और इसी के बारे में तो लोग पढ़ना है, ये थोड़ी पढ़ना है क्या। आज के बाद फिर हम लोगों की नज़र नहीं आएगा। डिफरेंस देख लो, डिफरेंस के बाद फिर से आपको डबल साल्ट का कहीं दर्शन नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ और किसके बारे में मिलेंगे, हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मिलेंगे। और अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं, कल सिर्फ उसका एप्लीकेशन देखे थे। आज सिर्फ हम लोग क्या किया, डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर देखने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पर देखें। अब इसी में डिटेल्स पढ़ेंगे जो कि हम लोग अगला क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले यहाँ लिख तो लो, है ना। जैसे K4 FeCN का होल 6, मुझे सबका नाम पता है, सबका नाम हम लोग करेंगे यहाँ पे, ओके। जैसे FeCO का होल 5, ओके। जैसे COH2O का होल 6, Cl2, सब पर डिस्कशन करेंगे बाबू। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये एक पूरा टूट कर अलग का हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। इसमें ये टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि टूटने वाला कोई बाहर में है ही नहीं। और इसमें ये पूरा टूट कर एक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। कैसे टूटेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे, जो सबसे आपके पास जो वाइटल पार्ट आज का था वो क्या था बाबू, दोनों का अंतर। अब दोनों का अंतर देखने के लिए पहले हम लोगों ने देखा कि डबल साल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, और उसके बाद जो अब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे चीज़ देखना है जो बहुत इंटरेस्ट आपको लाएगा।
जैसे इसका नोमेनक्लेचर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसका आइसोमेरिज्म है, इस सारे के सारे इस चैप्टर में आपके पास भरे पड़े हैं। उन सारे चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके टाइप्स को लेकर 3 प्रकार के टाइप्स होंगे, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा, सर्किटानिक कॉम्प्लेक्स होगा, एनानिक कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। उन सब चीज़ों को हम लोग आपके पास, उन सब जो इसके आगे वाले पार्ट है, उन सारे पार्ट्स को लेकर मैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आर के सेन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।